जीवन को मुस्कान बना। कभी खुद से, कभी हालात, कभी जमाने से लड़ना, कुछ ऐसे ही जीवन को संवारा है हमने। संघर्षमय जीवन की सफल कहानी पर आधारित है हमारा 13 कड़ियों का धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। दुखी न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान 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 बना। सफल कहानी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बरेली के सुधीर कुमार चंदन जी। आप लेखन में बहुत कार्य कर चुके हैं, समाज सेवी के रूप में आप कार्यरत हैं। विकलांग होते हुए भी आपने बहुत कुछ हमारे समाज को दिया है। तो सबसे पहले चंदन जी, आपका हमारे स्टूडियोज में स्वागत है। धन्यवाद। सुधीर जी, आपने बताया अपना नाम कि सुधीर कुमार चंदन, यानी कि चंदन आपका उपनाम है। तो ये नाम कैसे पड़ा आपका? जब मैं आकाशवाणी में आप यही के कार्यक्रम प्रस्तुत करने गया था तो यहीं के एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि यदि आप अपना कोई उपनाम रखें तो अच्छा रहेगा। उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए मैंने अपना नाम चंदन रखा। जी, तो चंदन रखने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसके उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा, वास्तव में ये जब से मैंने चंदन नाम रखा है, साहित्य के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी में तरक्की कर रहा हूँ और यश और धन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कर रहा हूँ। तो सुधीर जी, ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपकी शिक्षा या पढ़ाई कहाँ हुई, उसके बाद में आप नौकरी पर कैसे आए? मेरा बचपन इफ़को से पहले 2 किलोमीटर पहले रेलवे स्टेशन मकरंदपुर है, वहीं पर मेरा एक गांव है ग्राम कुड्ढा जी, जो जिला बरेली के अंतर्गत आता है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। 2-2.5 साल के अल्पकाल में ही मेरे दोनों पैरों में पोलियोग्रस्त हो गए थे, जो मुझे मेरे पिता ने बाद में बताया था। काफ़ी समय के बाद जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने दोनों पैर और हाथ रखते हुए स्वयं को पाया और महसूस किया कि शायद मैं अन्य लोगों की अपेक्षा सक्षम नहीं हूँ। लेकिन बचपना था, भावनाएं आती थीं। ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ त्यों-त्यों मैंने स्वावलंबी बनने के लिए कमर कस ली, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी इस विकलांगता को समाज या परिवार पर ढोना नहीं चाहता था जी। इसलिए स्वावलंबी बना और तब से ही, बचपन से ही मैं बहुत दृढ़ विश्वासी, आत्मविश्वासी रहा हूँ। हालांकि इस क्षेत्र में मुझे समाज और अन्य लोगों का भी काफ़ी अवहेलनाएं, तिरस्कार भी सहना पड़ा, लेकिन इन सब चीज़ों की चिंता ना करते हुए मैंने अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहा जी। क्योंकि बचपन से ही मुझ में लेखन शक्ति का विकास होने लगा था। इसलिए मैंने उस समय एक डायलॉग लिखा था, कर्मरथ पर सवार होने के लिए आप कदम तो उठाइए, प्रभु श्री तो आपका सारथी बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये बात, अपने ही विचार मैंने मिल्टन की एक कविता में पाए, जो उन्होंने लिखा था, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। बस यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी जी। और मैं निरंतर कर्तव्य पथ पर रहा। स्कूल जाते समय मुझे बहुत ही शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ती थीं। यदा कदा सड़क पर चलते समय भारी बस्ता पीठ पर होता, हाथ में एक लाठी होती जी। तो क्या कोई आपके साथ रहता था उस वक्त? स्कूल जाने तक तो कभी कभी कुछ लोग छोड़ दिया करते थे, लेकिन पास में ही था, लेकिन मुझे थोड़ी दूर चलना भी बहुत मेरे लिए कष्टप्रद था।
इसलिए मैं यदा कदा जो था, मैं कभी गिर जाता था, उसमें मेरे काफ़ी लहूलुहान भी हो जाता था। तो कभी किसी ने उठाया तो उठा दिया, नहीं तो स्वयं स्वावलंबी था, अपने आप उठा और चल दिया, आगे बढ़ रहा। तो पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? पढ़ाई मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही की थी प्रारंभ में, और उसमें मैंने अंग्रेजी में और संस्कृत में क्रमशः 76 और 80% मार्क्स प्राप्त किए थे। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर रेलवे में सर्विस की थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा और एजुकेशन पाओ, तो मैंने लास्ट में इंटरमीडिएट तक एजुकेशन पाई। और इसके अलावा मैंने बरेली से ITI से अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था, फर्स्ट डिवीजन से। चंदन जी, विकलांग होने के बावजूद आपके बहुत सारे सपने थे, आपने नौकरी करने की कोशिश की, आप उसमें पास भी हुए, एग्ज़ाम्स भी आपने दिए, लेकिन कभी कहीं कोई ऐसा क्षण आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, मैं घर के ही अंदर बंद होके रह जाऊं, या कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, या मम्मी पापा के क्या ख्याल थे उस समय, क्या उनके विचार थे, और कहाँ आपको देखना चाहते थे उस वक्त? सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप यही चाहते थे कि मेरा बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रोग्रेसिव हो, और ये बात मेरे मन में पहले से ही बैठी हुई थी। माँ बाप का प्रोत्साहन मिला, वो जो कुछ भी मेरे तन मन धन से कर सकते थे उन्होंने अपने हद से अधिक किया जी, अन्य भाई बहनों की अपेक्षा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी अपने को विकलांग न समझा, न समझता हूँ और ना ही समझूंगा जी, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, विकलांग तो वे हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाते। जी, और मैं देखता हूं कि मैं निरंतर मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। जी। तो ये लेखनी की आदत आप में कहाँ से आई और कब आई और कैसे आई? जब भी कोई खट्टी मीठी मिठास चरपराहट समाज के अंदर, व्यक्तियों में, पशुओं में, प्रकृति में कहीं भी देखता हूं तो जी चाहता है कुछ लिखूं। जी जी, और वो लिखूं जो स्वाभाविक हो, कल्पना की उड़ान ना हो। ये मेरे लेखन में, ये मेरी कविताओं में पाई जाती है, और शायद यही कारण है कि मैं आज भारत की उच्च प्रतिष्ठित पत्रिकाओं तक छाया हुआ। तो कुछ पंक्तियां आपको याद है जो आपने सबसे पहले लिखा हो? जी हाँ, सबसे पहली मेरी रचना थी प्रतीक्षा, जो एक श्रृंगारिक आधुनिक कविता थी, जिसमें मैंने, जैसा कि अभी आपको बताया था कि मेरी कविताएं स्वाभाविक रूप से लिए हुए होती हैं और पवित्रात्मक ढंग से लिखी जाती हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है प्रतीक्षा। जी, श्रृंगारिक है। तुम्हारी छल छलाती सौंदर्य सरिता, तुम्हारी छल छलाती सौंदर्य सरिता, गुलाबी रक्तिम अधरों पर खिलखिलाती जाड़े की धूप सी तुम्हारी ये मृदुल हंसी मुझे तुम्हारे प्रेम प्रसंगों के चक्रवात में चक्कर काटने को विवश करती है। पर मैं दिल थाम कर रह जाता हूँ, क्योंकि मात्र मौन संकेत ही तो सब कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी वाणी से प्रियतम राग झंकृत ना हो, तुम्हारे मन उपमन में मेरी चाह के सुरम में सुमन प्रस्फुटित ना हो, तब तक प्रतीक्षा है, सिर्फ प्रतीक्षा। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां चंदन जी। तो ये जब आपने लिखी तो उस वक्त आप कौन सी क्लास में थे? कक्षा 9 में पढ़ रहा था, और शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की उम्र रही होगी। जी जी। तो तब से लेकर अब तक की यात्रा हम लेखन के क्षेत्र में कुछ और जानना चाहेंगे आपसे। इसके बाद दूसरा मैंने एक लेख लिखा था, हमारी मानवता हमारा धर्म, और मेरा ये सौभाग्य था कि आकाशवाणी रामपुर से ही इस पर मुझे स्वीकृति प्रदान की गई और इसकी रिकॉर्डिंग और प्रसारण किया गया था। अगर हम लेखन की बात करें चंदन जी, तो किस तरह का सब्जेक्ट आप चुनते हैं या किस तरह का विषय पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? मैं ज्वलंत जो समस्याएं होती हैं ये मेरे लेखन विषय बना करते हैं। कब आप समय निकालते हैं लिखने के लिए? सरकारी सेवारत हूँ, फिर भी मेरा अपना विचार है कि जिस व्यक्ति की अगर हॉबी तन मन में समाई होती है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी कटौती करके समय निकाल ही लिया करता है। रास्ते में चलते समय, यात्रा करते समय, आप लोगों से बातचीत करते समय आइडियाज आ जाते हैं और समय निकाल करके उनको एक कविता या कहानी का रूप दे दिया करता हूँ। जी, तो कभी आपको मंच पे प्रस्तुत करने का मौका मिला या कभी आपको पुरस्कार मिला, आप पुरस्कृत हुए, सम्मान मिला? अगर हाँ तो कहाँ कहाँ मिला और कितने पुरस्कार आपको अब तक मिल चुके हैं? बात जब पुरस्कार की आती है तो सबसे पहला पुरस्कार मुझे बहुत साल पहले मेरे ही विद्यालय के उप प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री निगम सक्सेना जी ने प्रदान किया था। उस दिन शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस को
क्योंकि विकलांग था इसलिए मैं अन्य साथियों की तरह खड़ा नहीं रह सकता था। मुझे मेरे प्रधानाचार्य जो थे श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, वो मुझे अपने पास बैठने के लिए स्थान दिया करते थे पवेलियन पर। मैं नीचे ही पवेलियन पर बैठ जाया करता था और मैं उनको पिता तुल्य मानता था। उन्होंने अचानक मेरा घोषणा की कि आपको आज शिक्षक दिवस पर कुछ बोलना है। कम उम्र में और बोलने का कई हजार छात्रों के सामने साहस जुटा पाना बहुत मुश्किल बात थी जी। मैंने उनसे उनके इस अनुरोध को अस्वीकृत करने के लिए कहा, लेकिन उनका नहीं, जो मैंने कह दिया वो करना होगा तुमको। मैं माइक पर आया और ईश्वर को साक्षी मानता हुआ, प्रभु की कृपा मांगता हुआ, जब मैं शिक्षक दिवस पर बोलने के लिए उन्होंने 2 मिनट दिए, लेकिन किसी शक्ति ने मुझे कम से कम 5 मिनट लगातार बोलने को प्रोत्साहित किया। 5 मिनट के इस मेडिन स्पीच में मैंने जो पाया वो वहाँ के उप प्रधानाचार्य निगम साहब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे उस समय 5 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया। ये सबसे पहला मेरा पुरस्कार था। और जब पुरस्कारों की बारी आती है तो मैं दूरदर्शन, आकाशवाणी और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से जो पारिश्रमिक पाता हूँ वो भी एक पुरस्कार ही है। और इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर मैंने काफ़ी सेवाएं की हैं और मुझे सामाजिक संस्थाओं ने मुझे पुरस्कृत भी किया है। पुरस्कार मुझे विभागीय पुरस्कारों में, मंडलीय पुरस्कारों के अतिरिक्त मुझे वर्ष 2007 में मेरे मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर ने अपने मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया मेरी सेवाओं के कारण। और इसके अलावा विभागीय अधिकारियों ने भी मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर के बहुत बार, अनेकानेक बार, कम से कम 700-800 बार अब तक मैं पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के माननीय प्रमुख मुख्य इंजीनियर महोदय ने वर्ष 2009 में मुझे पुरस्कृत किया और आए दिन मैं कहीं ना कहीं पुरस्कृत होता रहता हूँ। तो चंदन जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके लिए और हम ये चाहते हैं कि आप खूब आगे बढ़े और जो सेवा आपने मन में ठानी है करने के लिए वो पूर्ण हो सके। आप समाज सेवा भी करते हैं। क्या समाज सेवा की भावना मेरे बचपन से ही थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हुए, क्योंकि मेरा विचार था कि अनुकूल परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उतना प्रशंसनीय और मान्य नहीं रहता जितना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए कोई व्यक्ति सेवा करता है जी, जो दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद बनती है जी। इसलिए मैंने इस धर्म को अपनाया है और मैं तो मानव धर्म ही सबसे अच्छा धर्म समझता हूँ। तो आपका परिवार आपको कितना साथ देता है? मेरे पारिवारिक सदस्यों ने बचपन से ही मुझे अपना प्रेम, सहयोग और प्यार निरंतर दिया और उसी का कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि बचपन मेरी माँ बाप ने संभाला, बड़ा हुआ तो मेरे भाई बहनों ने मुझे सहयोग दिया, मेरे रिश्तेदारों ने और समाज ने मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। तो क्या आपकी पत्नी भी रखती है लेखन में रुचि? नहीं, वो लेखन में तो रुचि नहीं रखती हैं, लेकिन इसके अलावा वो और चीज़ों में रुचि रखती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बरेली के बहुत बड़े प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र ने उनको पुरस्कृत किया था व्यंजन विधा में। और इसके अलावा अभी हाल ही में ये समाचार भी प्रकाशित किया गया था, उन्होंने तुलसी का एक ऐसा पौधा उगाया है जो कम से कम 6 फीट 6 इंच लंबा है। ये एक ताज्जुब की बात है और इसको हाईलाइट किया था हमारे बरेली के प्रमुख समाचार पत्र ने। सुधीर जी, कोई ऐसी और घटना जो आज आपके दिल में गुदगुदाती हो या आपको लगता हो कि नहीं, वो घटना मेरी ज़िंदगी में जब हुआ तो मेरी जीने की जो दिशा है वो बदल चुकी, ऐसी कोई घटना है? जी हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पड़ोस में ही एक रिलेटिव थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि सुधीर, तुम ITI में ट्रेनिंग करने जाओगे, वहाँ ना जाओ क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है और अच्छे अच्छे लोगों का चलना मुश्किल है, तुम कैसे चल पाओगे वहाँ पर। मैंने कहा भाभी जी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे हेय दृष्टि से ना देखें। जी जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो सुना है लोगों की मौत भी हो जाती है ट्रक से टक्कर होने के बाद। मैंने कहा मौत से तो कोई भी भाग नहीं सकता, मौत ही होनी होगी तो कहीं भी हो सकती है, मैं वर्ल्ड में कहीं भी भाग जाऊं। उनकी बात का मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने ITI करके ही रहा और उसमें मैंने प्रथम श्रेणी में योग्यता प्राप्त की। यही सब चीज़ें थीं, समाज की प्रतिकूलताएं ही मुझे यहाँ तक लाई हैं। सच मानिए तो समाज से जितना जितना मैंने अवहेलना पाई उतना ही उतना मैं तरक्की करता गया
और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र ने अब से 6 माह पूर्व एक प्रतियोगितात्मक कहानी मांगी थी, जिसमें कि वो सत्यतापूर्ण भी हो, संघर्षपूर्ण और सत्तापूर्ण, और जो दूसरों के लिए शिक्षाप्रद बने। जी। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि 6 महीने बाद जब उसका रिजल्ट निकला तो बरेली से सिर्फ मेरी ही कहानी का चयन किया गया। तो क्या आप उसके लिए तैयार थे? आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे 6 महीने हो गए थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी कहानी स्वीकृत नहीं हुई या इतनी कहानी में दम नहीं होगी, लेकिन सौभाग्य से मेरा ही चयन किया गया कहानी का, और उसका शीर्षक था अंधेरों में उजाले, जो कि 20 नवंबर 2011 को प्रकाशित की गई थी। और आज तक रास्ते में आते आते तक आपके स्टूडियो में मुझे लोगों की शुभकामनाएं मेरे मोबाइल पर प्राप्त हो रही थी। जी, तो क्या कहानी थी ये, थोड़ी सी बताइए। ये कहानी मेरे बचपन से लेकर के और यहाँ तक पहुँचने की स्थिति में थी, वो सत्य घटनाओं पर आधारित थी। और जैसे कि मैं बचपन से ही, मैंने आपको बताया, दृढ़ विश्वासी था। जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा मैंने दी थी तो मेरा एक विषय में डिस्टिंक्शन था, लेकिन अब आप कहेंगे कि अभी आपने 2 विषय में बताया, मैं बताता हूँ आपको, दोनों ही विषयों में डिस्टिंक्शन थे। जब मैं हाई स्कूल की सब विषयों से, 5 विषयों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, तो एक विषय अंग्रेजी में 76% मार्क्स थे मेरे। इस पर मेरे पड़ोस की एक पिताजी की दोस्त की लड़की ने किसी दूसरी लड़की से कहा कि अरे वो भाई साहब जो हैं 76 नंबर लाए तो क्या लाए, एक ही विषय में तो विशेष योग्यता आई उनकी, 2 में लाते तो मैं देखता, क्योंकि मैं स्वावलंबी और समाज के चुनौतियों को मौन रूप से स्वीकार करते हुए उनको प्रयोगात्मक रूप दे दिया करता था। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप जो हूँ, कक्षा 11 मैंने रेगुलर अटेंड किया और एक विषय से, संस्कृत विषय से मैंने इसमें फॉर्म भर दिया। कक्षा 11 की पढ़ाई चलती रही और हाई स्कूल की परीक्षा में मैंने संस्कृत से जब भरा तो मैंने 80% अंक प्राप्त किए। लीजिए, ये हो गया दूसरे विषय में विशेष योग्यता। इस तरह से मैं समाज की अवहेलनाओं, उपेक्षाओं और व्यंगों को न मनन करता हुआ क्रियान्वित रहता हूं, उनका मुंह बंद करने के लिए। तो सुधीर जी, ITI करने के बाद में आप कह रहे हैं कि इस समय आप रेलवे में कार्यरत हैं, तो ये कैसे हुआ? ITI में जैसे ही मैंने प्रशिक्षण प्रथम श्रेणी से प्राप्त किया था जी, कि अचानक वो भी आपके आकाशवाणी से ही घटना जुड़ गई है। मैं बस से जब आकाशवाणी रामपुर में अपने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, तो मैं अपनी एक कहानी को जो यहाँ प्रसारित की जानी थी पढ़ रहा था। मेरे पीछे एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने वो कहानी चुपचाप धीरे से पीछे बैठे हुए पूरी पढ़ ली। इसके बाद वो मेरी सीट पर आ गए और बोले, क्या आप आकाशवाणी रामपुर जा रहे हैं? क्योंकि उस पर लिखा था आकाशवाणी रामपुर द्वारा दिनांक इतने इतने को प्रसारित की जाने वाली लघु कथा। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरा ड्रामा का वहाँ पर पार्ट लेना है। तो मैंने कहा बड़ी खुशी हुई। तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप सर्विस करना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, कर सकता हूँ। तो बोले क्या क्वालिफिकेशन है? जब मैंने उन्हें ITI के बारे में बताया था और अपनी विशेषज्ञताओं के बारे में बताया था सब्जेक्ट्स की, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आप आ जाना अपने सर्टिफिकेट से लेकर के। और मेरे रेजिडेंस के पास में CPWD का ऑफिस था। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो इन्हीं महोदय ने मुझे वहाँ पर नियुक्त करा दिया। ये वहाँ पर CPWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्टर्न होने के नाते इनकी काफ़ी अच्छी मान्यता थी और इन्होंने मुझे वहाँ पर लगा दिया। 6 महीने वहाँ पर सर्विस करने के बाद में मेरा चयन, मैंने सिग्नल रेजिमेंट बरेली कैंट में 50 अभ्यर्थियों में से टॉप किया था मैंने, और मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया था। उसके उपरांत 2 साल लगातार बहुत ही अच्छी सेवाएं करने के उपरांत जब मुझे लगा कि मेरे घर से बरेली कैंट काफ़ी दूर है और मुझे परेशानी को सामना करना पड़ता है, तो सोचा कि क्यों ना कोई मेरे आसपास में ही सर्विस मिल जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन ईश्वर ने मेरी अच्छी इच्छा पूर्ण की और मैंने पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में टाइपिस्ट पद के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में, जो मुख्यालय द्वारा गोरखपुर द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें मैंने दूसरा स्थान पाया 126 कैंडिडेट्स में से, और मैं यहाँ पर टाइपिस्ट आ गया। लेकिन टाइपिस्ट बनना ही मेरा ध्येय नहीं था, निरंतर उन्नति करना था और धीरे धीरे डिपार्टमेंटल परीक्षा पास करता हुआ, और आज मैं गोपनीय सहायक वरिष्ठ मंडल इंजीनियर रेलवे इज्जतनगर में तैनात हूँ। और चंदन जी, इस दौरान कहाँ कहाँ जाना हुआ आपका? किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिससे आपको प्रेरणा और मिली हो? मेरे एक अधिकारी थे, वो मेरे लिए बहुत प्रशंसा किया करते थे और कहते थे कि सुधीर, तुमसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस जाते समय लड़खड़ा कर गिर गया। पीछे से उन्होंने तुरंत मुझे उठाया। कब की बात है ये? ये अभी करीब 7 साल पहले की बात है। जी जी।
उन्होंने कहा कि मैं आपसे इतना अधिक प्रेरित हुआ हूँ कि मैं जिन कामों को करने से सकुचाता था, समाज के हित में वो कार्य करने लगा हूँ। ये मुझे आपसे प्रेरणा मिली, क्योंकि मैंने देखा कि आप गिर गिर कर उठने वालों में से हैं, तो फिर मैं चल चल कर क्यों नहीं ऊपर उठ सकता, क्यों नहीं समाज की सेवा कर सकता। तो उन्होंने, और सौभाग्य से हमारे ही बरेली के एक प्रतिष्ठित पत्र ने उस समय कुछ एक प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उस प्रतिक्रिया में मेरा उन्होंने सारा जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए प्रेरणाप्रद हैं। तो मैं दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद हूँ और मैं चाहता भी दूसरों से प्रेरणा भी प्राप्त करना चाहता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है ईश्वरीय शक्ति से जी। और उसके बाद मेरे माँ बाप और पत्नी से। तो हम थोड़ा सा आपके विवाह के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका विवाह हुआ और आपकी पत्नी कहाँ बिलोंग करती है, कहाँ की रहने वाली है, और किस तरह का सहयोग वो आज तक आपको देती आई है। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले मैंने अपने निश्चय किया था कि मैंने अपने माँ बाप से क्षमा याचना करते हुए ये कहा था कि पापा जी, मुझे मेरी शादी स्वयं पर ही करने दीजिए, मेरी इच्छा से ही करने दीजिए। तो मेरा इस संबंध में एक बहुत बढ़िया विचार था जी। कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशियों का गला मत घोटिए। मैंने एक विज्ञापन पुष्पी पत्रिका में निकाला था, उससे मेरे पास 5 फोटोग्राफ्स आए थे, और उन फोटोग्राफ्स में मैंने शीला श्रीवास्तव जो काशीपुर की रहने वाली हैं, उनसे जब मेरा पत्र व्यवहार हुआ तो वो मेरी इस शारीरिक स्थिति में भी स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार थी। लेकिन मैंने उनके माँ बाप से भी राज़ी होने की बात कही तो वो भी राज़ी हो गए, और उनका नहीं, मेरी बिटिया का ध्येय ही ये है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जिसके इस तरह के अच्छे अच्छे विचार हों। और फिर ये तो लेखक को कवि हैं, कमी कोई नहीं है जी। ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको मैं कमी नहीं मानती हूँ और मैं इनसे ही शादी करूँगी। आज हमारा जीवन जो है सुखपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है, और एक दूसरे के प्रति हमको लोग सहयोग मिलता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है सुधीर जी कि आप प्रगति कर रहे हैं दिन बर दिन, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ और करना चाहते हैं आप? आगे मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तन मन धन जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए समाज सेवा के लिए समर्पित हूँ, रहूँगा। जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे होंगे जी हाँ। तो विकलांग लोग कहते हैं कि विकलांग एक अभिशाप है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को ही विकलांग नहीं मानता तो दूसरों को कैसे कह सकता हूँ। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठित पत्र ने मेरी एक लेखन को अपने पत्र में स्थान दिया है जिसका शीर्षक था विकलांगता को अभिशाप मानने का वक्त ही नहीं। वास्तव में मैंने जो कुछ भी है विकलांग मैं मानने को कभी भी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सक्षम लोगों से कहीं आगे बढ़ रहा हूँ, उनको मात्र देता हुआ। जो सक्षम लोग आज समाज की सेवा कर सकते हैं वो वहाँ से अपना जी चुरा रहे हैं, या सेवा की भावना नहीं है, लेकिन मैं तो समाज की सेवा कर रहा हूँ, साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को कभी कमज़ोर आपने महसूस नहीं किया और ना ही आप आगे करेंगे, और आप ये सोचते हैं कि जो कार्य मुझे करना है मैं ज़रूर उसे पूर्ण करूंगा। चाहे शारीरिक रूप से आप थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन वो कमज़ोर आपके मन के अंदर नहीं, आपके मस्तिष्क में नहीं है, तो इससे आप लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा आप क्या कुछ और कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं? मैं समाज से विकलांगों के प्रति एक अपील करना चाहूंगा कि विकलांगों को दया दृष्टि से ना देखें, बल्कि उनको सहयोग भावना की दृष्टि से देखें और अपना सहयोग प्रदान करें जी। उन पर कोई एहसान नहीं होगा वो। और मैं यही कहना चाह रहा हूं अपने 4 पंक्तियों के, अपनी लिखी 4 पंक्तियां मेरी एक मुक्तक के रूप में। बहकाओ मत शब्दों के कोरे अभिनंदन से, बहकाओ मत शब्दों के कोरे अभिनंदन से, कर सकते हो तो करो पीर हरण तन मन से। वाह, बहुत खूब। कर सकते हो जी। तो करो पीर हरण तन मन से। नर नहीं है देव निरा, नर नहीं है देव निरा, निरंतर निमग्न रहे। नर नहीं है देव निरा, निरंतर निमग्न रहे, जो जन जन को स्वच्छंद कराने क्रंदन वन से। बहकाओ मत शब्दों के कोरे अभिनंदन से। वाह, बहुत खूब पंक्तियाँ ही हैं। तो सुधीर जी, आपका जीवन इसी तरह से चलता रहे,
आपके लक्ष्य प्राप्त होते रहे और आपको सम्मान आगे और मिलते रहे, और आप लेखनी के क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में आप कार्यरत आगे भी रहें और आपका नाम और ऊंचा हो, जन जन तक आपका नाम पहुंचे, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और सुधीर जी, आज के इस धारावाहिक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जीवन को मुस्कान बना, कभी खुद से, कभी हालात, कभी जमाने से लड़ना, कुछ ऐसे ही जीवन को संवारा है हमने। संघर्षमय जीवन की सफल कहानी पर आधारित है हमारा 13 कड़ियों का धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना।